आप जितनी माँग कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर की, उस हिसाब से सैलरी का अगर एक आकलन समझने की हम कोशिश करें, कितनी हो जाएगी? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अनुमान फिटमेंट फैक्टर पर लगाए गए। ये कहा जी, गया कि 8 लाख की सैलरी 51 हो जाएगी, लाख पार सैलरी हो जाएगी। ऐसे अलग-अलग आकलन देखने को मिल रहे हैं अलग-अलग एजेंसीज़ की तरफ से। जी। आपका जो माँग है, उसके मुताबिक सैलरी कितनी हो जाएगी अगर आपका फिटमेंट फैक्टर मान जी, लिया जाए? जी, जी। देखिए निधि जी कि मैं सबसे निचले स्तर पे काम करने वाले लेवल 1 कर्मचारी की बात कर रहा हूँ। जो अगर आज नौकरी जॉइन करता है तो उसको 18,000 रुपए बेसिक मिलेगा। अगर हम 2.64 मल्टिप्लिकेशन फैक्टर या फिटमेंट फैक्टर से हम उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो वो 47,620 रुपए के आसपास हुँ। बेसिक सैलरी उसकी बन सकती है। तो हालाँकि हमारी डिमांड तो उसकी 52,000 की थी कि कम से कम 52,000 की बेसिक सैलरी से स्टार्टिंग होनी चाहिए। लेकिन 47,000 अगर 620 रुपए से शुरुआत होती है तो वो एक बेहतर मतलब जो है पे लेवल 1 हो सकता है। तो हमारी डिमांड तो 2.64 की ही रहेगी। अब सरकार कितनी आती है तो हम तो इससे ऊपर की दलीलें भी रखेंगे कि क्या-क्या है कि हमारे जो ट्रेंड में जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया। अभी तक हम पेट्रोल, सीएनजी, डीज़ल इनसे ट्रैवल करते थे। अभी पूरी शिफ्टिंग चली गई है जिसको हम बैटरी या इलेक्ट्रिक कहते हैं। वहाँ 40% वैसे ही महँगाई बढ़ गई है। तो अगर उसको भी इंडोर्स करती है सरकार तो वो फिटमेंट फैक्टर 2.64 से भी बढ़ कर के कहीं ऊपर जाएगा। लेकिन जो और माँगे हैं, जैसे कई एजेंसियों के भी दावे हैं कि 3.86 तक भी फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। लेकिन क्या उसमें कोई सच्चाई या वो फ़ीज़िबल भी है या नहीं, वो सिर्फ़ हवा-हवाई बात है, क्लिकबेट बात है? देखिए ये तो 3.86 या ये इसे मैं कहूँगा कि पब्लिक को सेंसिटाइज़ करना सबको अच्छा-अच्छा अगर कुछ बोला जाए तो वो बढ़िया ही फ़ील कराता है। तो इस बात में कोई दम है नहीं कि 3 पॉइंट समथिंग लेकिन ये है कि 2.64 जिसकी मैं बात हुँ। कर रहा हूँ, ये रीज़नेबल और मिनिमम जो वैलिड फिटमेंट फैक्टर हो सकता है जिससे मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वो मेरी नज़र में नहीं है लेकिन मैं तो कहूँगा अगर सरकार देने पे आए तो 10 का फिटमेंट फैक्टर दे दे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो 3.84 हम क्यों कहें, हम तो 4.0 ही कह लें फिर उसको। इन बातों में कोई दम मुझे नज़र नहीं आती है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो 2.64 मिनिमम का है, मैं अभी मैक्सिमम इसको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम का कह रहा हूँ। जी। ये देर से वेतन आयोग जिसका इंतजार जो है वो जनवरी से किया जा रहा था वो अक्टूबर में कम से कम उसकी घोषणा तो हो गई। तो इस वेतन आयोग को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं अब आपकी? क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि 10 साल में ना चीज़ें बहुत बदल गई, सरकार बदल गई, समय बदल गया, इकोनॉमी बदल गई, खर्चे बढ़ गए। तो अब क्या उम्मीद है? क्या चाहते क्या हैं आप? नहीं, सरकार 10 साल में नहीं बदली है, सरकार तो अभी वही है जो 10 साल पहले जी, थी। दो 7वें वेतन आयोग के समय में तो जी। दूसरी सरकार थी। हाँ, नहीं 2016 में जब पे कमीशन आया था तो बेसिकली पे कमीशन का गठन पिछली सरकार ने किया था, लेकिन पे कमीशन लागू इन्हीं की सरकार में हुआ। जी, वही। 2014 में माननीय मोदी जी आ चुके थे। अब की बार मोदी सरकार की लहर लेकर के वो आ चुके थे और पूरे देश की उम्मीदें थी उनसे। लेकिन जब वो आए तो फिटमेंट फैक्टर जो ग्रोथ फैक्टर था हमारा वो बमुश्किल करीब-करीब 24% के आसपास रहा। अभी मोदी जी के टाइम पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया के हम सबसे बड़े नंबर 1 पर मैन पावर के मामले में मतलब मानव संसाधन के रूप में हम नंबर 1 पर हैं। वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तमाम उतार-चढ़ाव आए हैं लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और 2047 तक भारत को एक फुल्ली डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी के तौर पर देखा भी जा रहा है। और उसमें एक बहुत छोटा-सा वर्ग है कर्मचारी, वो लेस देन 1% है। 140 करोड़ लोगों में से हम 1 करोड़ तब होते हैं जब पेंशनर्स और वर्किंग एम्प्लॉइज़ मिला देते हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को अलग कर देते हैं, तो महज़ 32 लाख वर्किंग एम्प्लॉइज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बल्कि उससे भी कम हैं। तो इस मामले में एक बहुत छोटा नंबर है सरकार के पास इकोनॉमी को देखते हुए। अभी एक अगर आपको न्यूज़ ध्यान हो थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने कहा उसके पास 95,000 करोड़ रुपए के ऐसे असेट्स हैं जो उसकी मतलब जो है असम्पशन से ज़्यादा आ गए उसके पास और हमारा 18 महीने का डीए का एरियर बकाया है, वो देना नहीं चाह रही है। हमारा 12,000 करोड़ रुपए 12,000 करोड़ मोर देन 12,000 करोड़ रुपीज़ एवरी मंथ हम लोगों की जेब से निकल करके
LIC, UTI और SBI में इन्वेस्ट हो रहा है हर महीने, जिसकी वजह से ट्रम्प साहब चाहे जितना चिल्ला लें, लेकिन हमारा शेयर मार्केट बहुत नीचे नहीं आ रहा है, वो स्टेबल है, सेफ कंडीशन में है। तो 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं पेंशन के नाम पर। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग तो बहुत छोटा सा डिमांड किए हैं कि वो हमें कम से कम 2.64 का फिटमेंट फैक्टर दे दिया जाए, ताकि हमारा जो निचला कर्मचारी है, हम सबसे ऊपर वाले की बात भी नहीं कर रहे, नीचे के कर्मचारी हैं, उनको एक बेहतर राहत मिल जाए। अब उसको देखते हैं कि ये पे कमीशन जब 10 महीने में गठित हो पाया है तो कैसे काम करता है, किस माइंडसेट के साथ काम करता है। मैडम आई हैं, उनका स्वागत है। कर्मचारियों के साथ पहली बार उनकी बातचीत होगी। अभी तक उन्होंने, अब चूँकि पे कमीशन का चेयरपर्सन हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ही बनाया जाता है, क्योंकि उससे न्याय की उम्मीद सब लोग ज़्यादा करते हैं। हमें भी भरोसा है कि जो है मैडम रंजना जी बहुत बेहतर से बेहतर काम करेंगी इस मामले में और कर्मचारियों को न्याय दिलाएँगी। नहीं, तो वही मेरा अगला सवाल ये था कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से क्या उम्मीद है? और ये जो वेतन आयोग की जब कंसल्टेशन जब शुरू होता है, तो कर्मचारी संगठनों के पास क्या विकल्प होते हैं उनसे बात करने के लिए और अपनी मांगें रखने के लिए? या ये सारा कंसल्टेशन आप सरकार को, कैबिनेट सेक्रेटरी को दे चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता कि जब पे कमीशन जब गठित होता है, तो उसका एक प्रोसीजर है। पे कमीशन प्रॉपर संगठनों से बात करता है, उनके साथ मीटिंग फिक्स होती है और एक शेड्यूल बनता है पूरा। उस शेड्यूल के साथ जो भी मान्यता प्राप्त संगठन हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स के हों, उसके अलावा सेंट्रल PSU के हों, उनके अलावा जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, उनके हों, इन सभी के साथ बातचीत होती है, उनकी समस्याओं को लेता है पे कमीशन, उन पर डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद वो अपना एक रिज़ॉल्यूशन तैयार करते हैं। रिज़ॉल्यूशन को वो मतलब जो है रिपोर्ट के रूप में एक तरीके से एक बुक के रूप में तैयार करके फिर बाद में कैबिनेट को हैंड ओवर करते हैं। अब कैबिनेट का फैसला होता है, फिर कैबिनेट उस पर स्टडी करती है कि किस मामले में कौन-कौन सी रिकमेंडेशन दी गई हैं। फिर वो चेक करता है किस पर पॉजिटिव देना है, किस पर नहीं देना है, किसको खारिज कर देना है, किस पर नेगेटिव देना है, किस में कुछ बदलाव के साथ करना है। तो ये काम कैबिनेट के पास रिज़र्व रहता है, मतलब भारत सरकार के पास रिज़र्व रहता है। लेकिन हमें भरोसा है कि पहली बार किसी पे कमीशन की चेयरपर्सन मतलब मैं कहूँगा कि हमारी जो महिला शक्ति की तरफ से आई है, तो भरोसा है कि पहले से कहीं बेहतर न्याय होगा।